नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स की जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ साथ आज मैंने कुछ ऐसे भी वर्ड्स लिए हैं जो कि हमारे न्यूज़पेपर रीडिंग के दौरान भी आते हैं। इनको हर एक एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इससे पहले हम लोग जो है ईडियम्स के कुछ सेशन कर रहे थे। हम लोगों ने कुछ वन वर्ड सेशन किए हुए थे और ईडियम्स के वन वर्ड के कुछ सेशन के बाद में कुछ वोकैब के भी किए हुए थे। और उसके बाद मैंने ऑल्टरनेट पे एक ईडियम का सेशन कल डाला हुआ था शायद। और आज मैं फिर से क्या करने वाला हूँ, आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर आया हूँ। वर्ड्स के साथ साथ मैं आपको इसके सिनोनियम्स और एंटोनियम्स बताता चलूँगा। तो प्लीज़ आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी कॉपी लेकर पेन लेकर बैठ जाएं और मेरे साथ में ये वीडियो पढ़ते पढ़ते जो लोग भी पढ़ रहे हैं उसको नोट करते जाइए, समझते जाइए और तैयार करते जाइएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। नंबर फर्स्ट में देखिए हमारे सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है दोस्तों अपराइट। ये देखिए अपराइट। जैसा कि हम जानते हैं कि राइट का मतलब होता है सीधा। ठीक है, अगर आप ये वर्ड देखेंगे राइट, तो राइट का मतलब दोस्तों होता है सीधा। ठीक, अपराइट का मतलब भी सीधा होता है, जो कि दो तरह से लगा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी इंसान के खड़े होने के ढंग को इंग्लिश में बोलते हैं पॉस्चर। क्या बोलते हैं? पॉस्चर, POSTURE। पॉस्चर का मतलब होता है किसी इंसान के खड़े होने का ढंग। ठीक है, अगर कोई इंसान बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, तनकर खड़ा होता है, तो उसका पॉस्चर कैसा है? अपराइट है। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अपराइट का पहला मतलब है कि बिल्कुल सीधा, यानी कि इरेक्ट खड़ा होना, यानी बिल्कुल सीधा होना। एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने अपराइट के लिए जो पर्यायवाची लिखे हुए वो स्ट्रेट लिखा हुआ है, इरेक्ट लिखा हुआ है। इरेक्ट का मतलब जो सीधा हो, बिल्कुल खड़ा हो, है ना। और इंग्लिश में इसको स्ट्रेट कहेंगे। तो अब तीन वर्ड हमारे पास में बन गए, अपराइट, स्ट्रेट और ये है इरेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यू मस्ट हैव एन अपराइट पोस्चर। इसका मतलब कि जो आपके खड़े होने का ढंग जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आपके खड़े होने का ढंग बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब आप खड़े होंगे तो आप टेढ़े खड़े नहीं होंगे, अपनी बैकबोन को सीधे कर खड़े होंगे। यही कारण है कि जब SSC में क्लोज टेस्ट के दौरान एक बार ये पूछा गया कि हमारा विकास बंदरों से हुआ है और पहले हम लोग झुक कर चलते थे, बाद में हमारा जो पॉस्चर है वो कैसा हो गया, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। इन चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन था वो क्या था? अपराइट। ठीक है, तो कोई इंसान कैसे खड़े होता है, अगर सीधे खड़े होता है तो अपराइट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और खड़े होने के ढंग को इंग्लिश में दोस्तों पॉस्चर कहते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पर सीधे के लिए स्ट्रेट और इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधा तना हुआ जो होता है वो कहलाता है। तो स्ट्रेट, इरेक्ट और अपराइट सिनोनिम हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। और ऑप्शन के तौर पर हमने जो वर्ड लिखे हुए यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है यू मस्ट हैव एन अपराइट पोस्चर। इसका मतलब आपके खड़े होने का जो ढंग है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अपराइट का दूसरा मतलब एक ऐसे इंसान के लिए लगाते हैं जो कि स्वभाव में थोड़ा सा सीधा है, यानी कि ईमानदार है, उसके अंदर कोई छल कपट नाम की चीज़ नहीं है। एंड दैट इज़ द रीज़न जब भी हम लोग ईमानदार व्यक्ति की बात करते हैं तो उसकी ईमानदारी के लिए अपराइटनेस बनाकर इसका नाउन बना देते हैं। अपराइट माने क्या बताया? सीधा, यानी कि ईमानदार। जब अपराइटनेस बनाएंगे तो ईमानदारी बनाएंगे। इसका मतलब हम लोग ऑनेस्टी को इंग्लिश में अपराइटनेस भी कह सकते हैं। ये इसके ऑप्शन के तौर पर यहाँ पर आता है। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एग्जैक्ट कोई वर्ड किसी का सिनोनिम बहुत ही कम बनता है, सब थोड़े बहुत अंतर में पैदा होते हैं। तो आपको वहाँ पर काम चलता हो सिनोनिम दे दिया जाता है, पर्यायवाची दे दिया जाता है, आपको वहाँ पर जो है टिक करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो अपराइटनेस का मतलब हो जाएगा ईमानदारी, जिसके लिए यहाँ पर ऑनेस्टी यूज़ कर सकते हैं। ईमानदारी के लिए मैंने यहाँ पर, यानी कि ऑनेस्टी के लिए यहाँ पर हम लोग दो वर्ड जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, वहाँ पर दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है प्रॉपर्टी, PROBITY। ये देखिए, हाँ, प्रॉपर्टी ये ईमानदारी के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक एग्जांपल बोल सकते हैं कि मिस्टर शर्मा जी को उनके स्वभाव के लिए जाना जाता है या ईमानदारी के लिए जाना जाता है। तो मिस्टर शर्मा इज़ नोन फॉर हिज प्रॉपर्टी या रेक्टिट्यूड। प्रॉपर्टी या रेक्टिट्यूड। तो प्रॉपर्टी का मतलब हो जाएगा, मेरे साथ साथ याद कीजिएगा। देखिए, हमने मेरे साथ याद कीजिए कैसे। अपराइट का मतलब सीधा, अपराइटनेस मतलब सीधा यानी कि ईमानदारी, ईमानदारी को ऑनेस्टी कहते हैं। एक वर्ड हमने और पढ़ा हुआ है वो है प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को बेटा इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिट्यूड कहते हैं। तो रेक्टिट्यूड का मतलब दोस्तों क्या होता है? ईमानदारी। प्रॉपर्टी का मतलब ईमानदारी, रेक्टिट्यूड ईमानदारी, और अपराइटनेस मीन्स क्या हो जाएगा? ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी। सो whenever you are talking about someone's honesty, you can have these words as an option. Like the first one is the uprightness, the second is probity, the third is rectitude.
यहाँ पर मैंने एक चौथा वर्ड लिखा हुआ फिडेलिटी। ये ईमानदारी के लिए वैसे बन सकता है ऑप्शन, लेकिन होता नहीं है। फिडेलिटी किसी इंसान की वफादारी के लिए, यानी कि उसकी स्वामी भक्ति के लिए, लॉयल्टी के लिए लगाते हैं, उसकी फेथफुलनेस के लिए लगाते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न जब भी कोई इंसान आपके साथ वफादारी करता है तो फेथफुलनेस की जगह यहाँ पर हम लोग फिडेलिटी शब्द का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई इंसान आपसे गद्दारी करता है तो इंग्लिश में इनफिडेलिटी कहते हैं। इंग्लिश में ऑप्शन के तौर पर लिख सकते हैं द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनफेथफुल टू समवन। किसी के साथ धोखाधड़ी करना यानी कि गद्दारी करना, ये इंग्लिश में दोस्तों गद्दारी को इनफिडेलिटी कर देंगे, यानी कि इसका ऑपोजिट कर देंगे, इसका ऑपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो 3 वर्ड आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, प्रॉपर्टी ईमानदारी, रेक्टिट्यूड ईमानदारी, और फिडेलिटी देखिए ईमानदारी या वफादारी। इसीलिए फिडेलिटी को जब भी ऑप्शन में पूछेंगे तो लॉयल्टी और फेथफुलनेस पूछेंगे। बताइए क्लियर हो रहा है ना। हम लोगों ने सबसे पहले एक वर्ड पढ़ा दोस्तों अपराइट, यानी कि जिसका पॉस्चर खड़े होने ढंग सीधा हो। खड़े होने ढंग सीधा होता है तो इंग्लिश में इरेक्ट या स्ट्रेट कह सकते हैं, और खड़े होने ढंग को इंग्लिश में पॉस्चर कहता है। अपराइटनेस मीन्स क्या होता है, ईमानदारी। ईमानदारी को हम लोग इंग्लिश में ऑनेस्टी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी कह सकते हैं, रेक्टिट्यूड कह सकते हैं। फिडेलिटी मीन्स वफादारी होता है, यानी किसी एक, स्पेशली ये तब लगाते हैं जब आप रिलेशनशिप में होते हैं। अगर कोई इंसान अपने बॉस के साथ वफादारी कर रहा है तो लॉयल्टी कहते हैं, लेकिन कोई इंसान अगर पार्टनर के साथ वफादार है तो इंग्लिश में उसको वफादारी को फिडेलिटी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। लॉयल्टी, फेथफुलनेस और फिडेलिटी एक साथ हैं, ये एक साथ हैं। ऑप्शन के तौर पर आ जाएगा तो टिक कर दीजिएगा, वैसे बनता ऑप्शन किसका है, लॉयल्टी का। अपराइटनेस मीन्स होता है ईमानदारी। अब बेईमान इंसान की बात करते हैं, जो इंसान चीट है, धोखेबाज है। तो धोखेबाज इंसान को इंग्लिश में हम लोग देखते क्या बोलते हैं, क्रूक, है ना। आप जानते हैं इस नाम पे 1-2 मूवी भी रिलीज़ हुई हैं, पिक्चरें रिलीज़ हुई हैं। क्रूक का मतलब होता है बेईमान, जो इंसान बेईमान हो। इसीलिए जब भी हम कोई काम ईमानदारी या बेईमानी से करना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद से करना चाहते हैं, इंग्लिश में बाई हुक और बाई क्रूक कहते हैं। बाई हुक और बाई क्रूक का मतलब होता है साम दाम दंड भेद से, यानी किसी भी तरीके से हमें अपना काम करवाना है, चाहे ईमानदारी से करना है, चाहे बेईमानी से कराए। तो क्रूक का मतलब दोस्तों बेईमान होता है। इंग्लिश में बेईमान यानी धोखेबाज को बोलते हैं चीट। ये देखिए, धोखेबाज की बात करेंगे तो चीट की जगह हम लोग जो है एक वर्ड लगा देंगे, ट्रैकरस। ट्रैकरस एक एडजेक्टिव है जो इंसान के स्वभाव के लिए, धोखेबाज स्वभाव के लगाते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो गद्दारी यानी धोखेबाजी को, छल कपट फरेब को ट्रैकरी कहते हैं। ट्रैकरी का मतलब होता है दोस्तों धोखा। ठीक है, तो धोखेबाजी को इंग्लिश में ट्रैकरस, ट्रैकरी धोखा। ठीक है, और धोखेबाज इंसान को ट्रैकरस, चीट या क्रूक कहेंगे। तो क्रूक कौन है, बेईमान। ट्रैकरस बेईमान, और ट्रैकरस बेईमानी या गद्दारी, कपट, छल, फरेब, धोखा। ईमानदारी को इंग्लिश में बोलेंगे अपराइटनेस, ऑनेस्टी, प्रॉपर्टी, रेक्टिट्यूड या फिडेलिटी। नाउ अब हम लोग बात करते हैं 2 ऐसे वर्ड्स की जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे वर्ड की, जब भी आप किसी इंसान के लिए अच्छा फील करते हैं, वेन एवर यू आर गोइंग टू रिस्पेक्ट समवन, आप किसी इंसान को रिस्पेक्ट करते हैं, उसको लाइक करते हैं, और वो भी इंसान भी आपके लिए वैसा ही फील करता है, तो इंग्लिश में जिस वर्ड का यूज़ करते हैं दिस इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकेट। आप ये वर्ड देख रहे हैं, सपोज दैट किसी इंसान ने आपसे ये बोला है कि सर आई रिस्पेक्ट यू वेरी मच, तो आप आंसर उसका बोलेंगे आई रेसिप्रोकेट टू। तो रेसिप्रोकेट का मतलब होता है किसी इंसान के लिए वैसा ही अच्छा फील करना, स्पेशली तब जब वो आपके लिए कुछ अच्छा फील करता हो। एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टू हैव सेम फीलिंग समवन एल्स हैज़ फॉर यू। जब जो फीलिंग किसी और इंसान के मन में आपके लिए है, आप भी उसके लिए वैसा ही फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, इंग्लिश में रेसिप्रोकेट कहते हैं। ठीक, तो रेसिप्रोकेट का मतलब किसी के लिए वैसा ही अच्छा फील करना जैसा कि वो आपके लिए करता है। जब भी कोई इंसान आपसे ये बोलेगा कि आई रिस्पेक्ट यू, आई लाइक यू, आप उसको ये जवाब दे सकते हैं कि आई रेसिप्रोकेट टू। ये यूज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन वैसे तो इसका ऑप्शन आपको सिनोनिम के तौर पर एग्जाम में आएगा, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनकर आ सकता है कि किसी के लिए वैसा ही अच्छा फील करना। तो दोस्तों इंग्लिश में क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकेट कहलाएगा। अगर आपने किसी इंसान के लिए अच्छा फील किया है, उसके साथ वैसा ही अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो ये रेसिप्रोकेट कहलाएगा। लेकिन अगर आप किसी इंसान के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, स्पेशली तब जब वो आपके साथ गलत व्यवहार करता है, यानी जवाबी कार्रवाई आप करते हैं, बदला लेते हैं किसी चीज़ का, तो इंग्लिश में इसको रिटेलिएट कहते हैं। ये पॉजिटिव के लिए है रेसिप्रोकेट, ये बात करेंगे नेगेटिव सेंस के लिए। जब भी हम किसी इंसान के लिए जवाबी कार्रवाई करते हैं, उसके साथ टिट फॉर टैट करते हैं, तो इंग्लिश में इसको बदला लेने को रिवेंज यानी कि रिटेलिएट कहते हैं। ठीक,
किसी को जवाब देने के लिए इंग्लिश में रिट्रीट वर्ड बहुत आता है कि किसी इंसान ने आप कुछ किया है तो आप उसको जवाब के तौर पर कुछ बोल रहे हैं, तो ये रिट्रीट ज़रूर आएगा। हालांकि ये प्रत्युत्तर देने के सेंस में आता है, ये नेगेटिव नहीं होता, लेकिन ऑप्शन के तौर पर आपके लिए आ सकता है कि किसी इंसान को जवाब देना। इंग्लिश में जवाबी कार्रवाई देने को या करने को हम लोग मेक रिटेलिएटरी एक्शन कहते हैं। इंग्लिश में जवाबी कार्रवाई करने को हम लोग मेक रिटेलिएटरी एक्शन कहते हैं। मेक रिटेलिएटरी एक्शन मन क्या होगा? जवाबी कार्रवाई करना। सपोज दैट पाकिस्तानी सैनिकों ने हम पर कोई आक्रमण किया अपनी तरफ से और हमने जो है जवाबी कार्रवाई कर दी, तो उसको बोलेंगे मेक रिटेलिएटरी एक्शन। तो जब भी आप देखिए, वैसे भी आपको री से वर्ड शुरू हुआ है तो उसका मतलब हम लोग वापस वैसा ही व्यवहार कर रही है बोलना चाहते हैं। तो रिटेलिएट के लिए रिटेलिएट मतलब क्या हो जाएगा? किसी इंसान के लिए किसी इंसान के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा बुरा व्यवहार उसने आपके साथ किया है, यानी कि बदला लेना। इंग्लिश में रिवेंज रिट्रीट ऑप्शन के तौर पर दे सकते हैं। और अगर आप किसी इंसान के लिए अच्छा कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं जैसे कि उस इंसान ने आपके साथ किया हुआ है, तो दोस्तों हम लोग इंग्लिश में उसको रेसिप्रोकेट कह सकते हैं। बताइए, क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कॉन्स्पिक्यूअस की। ये एक वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ है जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। जब ये वर्ड कॉन्स्पिक्यूअस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है तो वहाँ पर दोस्तों लिखा होता है क्लियर इन साइज़, यानी कि साइज़ में क्लियर इन साइज़। ठीक है, क्लियर इन साइज़ का मतलब होता है जिस चीज़ को आप अपनी नंगी आँखों से देख सकें, जिसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ना पड़े, ये कॉन्स्पिक्यूअस कहलाता है। अगर आप किताबों में पढ़ेंगे कॉन्स्पिक्यूअस ना, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि वहाँ पर क्लियर और बहुत सारे ऑप्शन लिखेंगे, लेकिन मैं आपको सही बता दूँ, ये बायोलॉजी में बड़ा यूज़ होता है उन सभी छोटी छोटी कीड़े मकोड़ों के लिए जिनको या जीवों को जिनको हम आँखों से देख सकते हैं, जिनको देखने की माइक्रोस्कोप ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जिनको आप नंगी आँखों से देख सकें, जो नगण्य ना हो, नेग्लिजिबल ना हो, उनको हम इंग्लिश में कॉन्स्पिक्यूअस कहते हैं, यानी कि क्लियर इन साइज़। चूँकि ये क्लियर इन साइज़ होते हैं तो इंग्लिश में क्लियर, डिस्टिंक्ट या परस्पिक्यूअस, यानी कि स्पष्ट, कई सिनाम में ये 3 वर्ड आते हैं। फिर से देख लीजिएगा, कॉन्स्पिक्यूअस माने क्लियर इन साइज़ होगा, सिनाम के तौर पे क्लियर, डिस्टिंक्ट या परस्पिक्यूअस कर देंगे। जब हम लोग कॉन्स्पिक्यूअस को ऑपोजिट करने बैठेंगे ना बेटा, तो वहाँ पर हम लोग ऑप्शन के तौर पे नेग्लिजिबल कर देंगे, यानी कि नगण्य। ऐसी कोई चीज़ जो नगण्य है, यानी उसको आकार में वो दिखाई नहीं देती नंगी आंखों से, ना के बराबर दिखाई पड़ रही है, तो वो इंग्लिश में नेग्लिजिबल कहलाएगा। एंड दैट इज़ द रीज़न कॉन्स्पिक्यूअस का जब हम लोग ऑपोजिट बनाएंगे तो इंग्लिश में ये क्या कहलाएगा? नेग्लिजिबल कहलाएगा। ठीक है, जो बच्चे बैंकिंग या आरएनडीए की तैयारी कर रहे हैं, कई बार उनको भरने के लिए भी आ सकता है। अगर ऑप्शन में भरने के लिए आ गया या क्लोज टेस्ट में भरने के लिए आ गया, तो वहाँ पर आपके लिए वर्ड ऑप्शन के तौर पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। अच्छा, पहले बात करने से पहले काम करते हैं, जितने वर्ड पढ़े पहले पूरा रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस क्लास को यानी कि इस सेशन को स्टार्ट करने में मैंने सबसे पहले जो वर्ड डिस्कस किया था वो था अपराइट, यानी कि सीधा, खड़े होने का ढंग, पॉस्चर। ठीक, जब कोई इंसान सीधा खड़ा होता है, तन कर खड़ा होता है, तो इंग्लिश में इरेक्ट कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं, अपराइट कहते हैं। अपराइट पॉस्चर, खड़े होने का सीधा ढंग। इसीलिए सिधाई को इंग्लिश में, ईमानदारी को अपराइटनेस कहते हैं। अपराइटनेस बच्चों क्या हो जाएगा? ईमानदारी हो जाएगा। ईमानदारी को इंग्लिश में हम लोग जो है ऑनेस्टी, प्रॉबिटी, रेक्टिट्यूड कहेंगे। ऑनेस्टी, प्रॉबिटी, रेक्टिट्यूड ईमानदारी कहलाएगा। और वफादारी को फिडेलिटी कहते हैं, वो वफादारी जो अपने पार्टनर के साथ में ज़्यादा करते हैं। अगर स्वामी भक्ति यानी बॉस के साथ करें तो लॉयल्टी कहलाएगा, क्योंकि दोनों में से दोनों ऑप्शन एग्जाम में आ चुके हैं, एक ही पेपर में, एक ही क्वेश्चन में। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये लॉयल्टी नहीं करेंगे, फिडेलिटी करेंगे। अगर आपको ये लिख कर आएगा द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल टू समवन। ठीक है, ईमानदारी की बात कर रहे थे तो उसका ऑपोजिट बात करेंगे, बेईमान व्यक्ति। बेईमान व्यक्ति कौन है? क्रूक, चीट या ट्रैकरस। ट्रैकरस एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन ट्रैकरी से बना हुआ है। ट्रैकरी माने धोखेबाजी होता है। हम किसी इंसान के लिए वैसे ही अच्छा फील करेंगे, तो दोस्तों बात करेंगे रेसिप्रोकेट की। जब भी कोई इंसान आप किसी के लिए कुछ अच्छा फील करेगा, आप बोल सकते हो आई रेसिप्रोकेट टू, इट मीन्स आप भी उसके लिए वैसा ही फील कर रहे हैं। कोई चीज़ आकार अगर हमने किसी इंसान से नेगेटिव वैसे ही वापस कर दिया, बदला ले लिया, तो रिटेलिएट, रिवेंज, रिट्रीट कहलाएगा। और जवाबी कार्रवाई करने को इंग्लिश में मेक रिटेलिएटरी एक्शन कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इन चारों वर्ड की जो बचे हुए हैं। टेडियस का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, जो आपको बोर कर दे, जो आपको उबा दे, वो इंटरेस्टिंग नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी जॉब हो सकती है, कोई ऐसी क्लास हो सकती है, कोई ऐसा सेशन हो सकता है जो कि आपको बोर कर दे। एंड दैट इज़ द रीज़न बोरिंग को इंग्लिश में टेडियस कहते हैं। क्योंकि थकाने को टायर कहते हैं, तो जो थका हुआ वो टायरसम कहलाएगा। जिसमें इंटरेस्ट नहीं वो डल कहलाएगा।
या मोनोटनस भी कह सकते हैं, क्योंकि मोनोटनस का मतलब होता है कि वो चीज़ें आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं हैं, नीरस हैं, अनइंटरेस्टिंग है। तो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग बोरिंग के लिए टेडियस वर्ड का यूज़ करते हैं। बोरिंग, टायरसम, डल या मोनोटनस, इन सब का मतलब बोरिंग हो जाएगा। जब भी आप ऐसे कोई लेक्चर देखते हैं, आई होप मेरा लेक्चर नहीं होगा, ठीक है, जो बोरिंग होता है ऐसे लेक्चर को, ऐसे जॉब को टेडियस, स्पेशली जिसमें फिजिकल मेहनत ज़्यादा लगे वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो टेडियस, बोरिंग, टायरसम, डल, मोनोटनस, इन सब का मतलब नीरस, यानी कि जो कोई इंटरेस्टिंग ना हो, आप पे इंटरेस्ट ना जगा पाए, बहुत ज़्यादा आपको बोर फील कराए। अब हम लोग बात यहाँ पर करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी को बोरियत लगती है तो बोर का नाउन क्या होगा मेरे भाई। ये देखिए बोरडम, बहुत ध्यान से देखना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बनकर आया अभी 2020 दिसंबर में एसएससी स्टैनो में। बोरडम का मतलब होता है दोस्तों बोरियत फील करना। इंग्लिश में बोरियत फील करने के लिए एनवी, मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ शायद क्लियर नहीं हो वहाँ से, ENNUI ऐसे लिख लीजिए, ENNENNUI। तो एनवी का मतलब हो जाएगा बोरियत, यानी कि बोर्डम फील करना। क्लियर हो रहा है ना। तो टेडियस उबाऊ, थकाऊ, यानी कि बोरिंग, टायरसम या मोनोटनस, डल कहलाएगा। और जब बोरियत होती है इंग्लिश में वो बोर्डम कहलाएगा, यानी कि एनवी कहलाएगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक वर्ड की बात करने जा रहे हैं, इम्प्यूट। इम्प्यूट का मतलब होता है दोस्तों जब हम किसी को किसी चीज़ का जिम्मेदार ठहरा देते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान को देखा होगा, वो जब भी असफल होता है तो वो अपनी असफलता का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ देता है। या पॉजिटिव सेंस की बात करते हैं, जब भी कोई इंसान सफल होता है तो वो अपनी सफलता का श्रेय किसी न किसी इंसान को ज़रूर देता है, ठीक। तो जब भी हम किसी इंसान को किसी चीज़ का श्रेय देते हैं या नेगेटिव चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं तो इंग्लिश में इम्प्यूट वर्ड का यूज़ करते हैं। जो लोग कॉपी में नोट कर रहे हैं मेरी बात को ध्यान से नोट करिएगा। किसी को किसी चीज़ का श्रेय देना, पहले तो ये नोट कर लीजिए, इम्प्यूट का मतलब हो जाएगा। इम्प्यूट का मतलब किसी को किसी चीज़ का श्रेय देना। इंग्लिश में एट्रीब्यूट और एस्क्राइब, ये दोनों मेरे भाई इसके वर्ब के पर्यायवाची बन जाएंगे। फिर से देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति किसी को किसी चीज़ का श्रेय देता है तो इंग्लिश में इम्प्यूट, एट्रीब्यूट और एस्क्राइब, ये दो वर्ड यूज़ करते हैं। मेरे साथ याद करेंगे, इम्प्यूट, एट्रीब्यूट और एस्क्राइब, ठीक है। अच्छा, आपको मैं एक बात बता दूं यार, ये जो भी क्रिया यानी कि वर्ब इंग्लिश में BE से ख़त्म होती है ना, इसका नाउन बनाने के लिए PTION लगाना पड़ता है। इसीलिए एस्क्राइब का नाउन एस्क्रिप्शन, डेस्क्राइब का नाउन डेस्क्रिप्शन बनता है। इंग्लिश में एट्रीब्यूशन आया था, ATTRIBUTION, तो एट्रीब्यूशन का नाउन मेरे भाई क्या हो जाएगा, एस्क्रिप्शन हो जाएगा। और हाँ, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मैं अपनी सफलता का, सॉरी, आई एस्क्राइब माई फेल्योर, मैं अपनी असफलता का जिम्मेदार किसको मानता हूँ, तो जिसको मानता हूँ प्रेपोजिशन टू लगाते हैं। ये PGT के एग्जाम में भी आ चुका है। आई एस्क्राइब माई फेल्योर टू दिस बॉय, मैं इस लड़के को अपनी असफलता का जिम्मेदार मानता हूँ। यानी कि जब भी आप किसी इंसान को किसी चीज़ का जिम्मेदार मानेंगे, किसी को किसी चीज़ का श्रेय देंगे, तो इंग्लिश में इम्प्यूट, एट्रीब्यूट और एस्क्राइब, ये तीन वर्ड लगाएंगे। इम्प्यूट, एट्रीब्यूट और एस्क्राइब, ये तीन वर्ड लगाएंगे मेरे भाई। और प्रपोजिशन टू लगाएंगे, आई एस्क्राइब माई फेल्योर टू दिस बॉय, ठीक है। रिटेलिएट का मतलब होता है मैंने किसी को जवाबी कार्रवाई देना, यानी कोई नेगेटिव करे उसे नेगेटिव करना, ठीक है। नेगेटिव करने के रिवेंज, रिट्रीट कह सकते हैं। कॉन्स्पिक्यूअस मीन्स क्लियर इन साइज कहलाएगा, किसी के लिए वैसे अच्छा फील करना, ये रेसिप्रोकेट कहलाएगा। ह्यूमिलिटी दोस्तों मानवता, यानी किसी इंसान की अच्छाई के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे लाइफ में, हमारे आसपास, जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत महान होते हैं, लेकिन इसके बावजूद डाउन टू अर्थ होते हैं। हमें उनकी यही बात बहुत पसंद आती है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद कैसे वो इतनी सादगी से जीवन जी रहे होते हैं। तो किसी इंसान की जो मानवता है, विनम्रता है, जो डाउन टू अर्थ होने की क्वालिटी है, वो इंग्लिश में ह्यूमिलिटी कहलाएगी। यही रीज़न है कि हम लोगों ने यहाँ पर इसका ऑप्शन के तौर पर पोलाइटनेस और मॉडेस्ट से इसका नाउन मॉडेस्टी बना दिया है। मॉडेस्ट इंसान वही होता है जो डाउन टू अर्थ होता है, बहुत टैलेंटेड होता है, उसके पास बहुत कुछ भगवान ने दिया होता है, लेकिन उसको इस बात का घमंड ज़रा सा भी नहीं होता है, और वो इंसान अपनी तारीफ़ अपने मुंह से नहीं करता, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे इंसान की क्वालिटी के लिए, यानी विनम्रता को, यानी उसके अच्छे स्वभाव को इंग्लिश में ह्यूमिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था कि सचिन तेंदुलकर इज़ नोन फॉर हिज ह्यूमिलिटी इन क्रिकेट फील्ड एंड आउट ऑफ द क्रिकेट फील्ड ऑल्सो, ठीक है। तो ह्यूमिलिटी का मतलब हो जाएगा विनम्रता, इंग्लिश में इसको मॉडेस्टी या पोलाइटनेस कह सकते हैं ऑप्शन के तौर पे।
लेकिन जब शिष्टाचार की बात करते हैं तो इंग्लिश में एटिकेट कहते हैं। एसएससी के बच्चे इसकी स्पेलिंग मिस्टेक ज़रूर याद कर लीजिएगा। एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार, और शिष्टाचार को हम इंग्लिश में डेकोरम कहते हैं। दैट इज़ द रीज़न जब भी हम लोग कहीं पर लिखा होता है, जाते हैं कहीं बड़ी जगह पे, ऑफिस पे लिखा होता है प्लीज़ मेंटेन योर डेकोरम, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब भी आप भैया यहाँ पर आइए आप अपने शिष्टाचार का ध्यान रखिए कि आप किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। तो शिष्टाचार को इंग्लिश में, अच्छे मैनर्स को इंग्लिश में एटिकेट कहेंगे। इसकी स्पेलिंग तैयार कर लीजिएगा। एटिकेट के साथ में इसको ऑप्शन के तौर पे डेकोरम कहेंगे। एक मुहावरा हमारे सामने दोस्तों, माइंड योर पीज एंड क्यूज़। माइंड का मतलब होता है ध्यान रखना, तो माइंड योर पीज एंड क्यूज़ का मतलब हो जाएगा अपने शिष्टाचार का ध्यान रखना, स्पेशली तब जब आप कहीं पर बैठे हुए हैं और आपको अपनी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है कि कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, तो शिष्टाचार को इंग्लिश में बोलेंगे एटिकेट। डेकोरम, मैं जब भी बोलूँगा मेंटेन डेकोरम, इसका मतलब मेरे भाई ये हो गया कि शिष्टाचार को थोड़ा बनाए रखिए, अपने व्यवहार पर अपना अच्छा व्यवहार आचरण बनाए रखिए। इंग्लिश में इसको माइंड योर पीज एंड क्यूज़ कहते हैं। एक छोटी सी नई बात बताना चाहूँगा। हम लोग जानते हैं कि व्यवहार को इंग्लिश में कंडक्ट कहते हैं, लेकिन बहुत ही कम बच्चों को शायद पता होगा कि डिस्पोजिशन एक वर्ड है, इसका मतलब ही आपका स्वभाव, यानी कि आपका कंडक्ट, बिहेवियर, कैरेक्टर होता है। तो किसी इंसान का कैरेक्टर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, इंग्लिश में डिस्पोजिशन कहेंगे। क्लियर हो गया ना? तो ह्यूमिलिटी किसी इंसान की विनम्रता, मॉडेस्टी, पोलाइटनेस कहलाएगा। शिष्टाचार को इंग्लिश में एटिकेट, डेकोरम कहलाएंगे, और ये ध्यान रखने के लिए माइंड योर पीज एंड क्यूज़ कहेंगे। ठीक है दोस्तों, और जब भी हम किसी को किसी चीज़ का श्रेय देंगे तो एट्रीब्यूट, एस्क्राइब और इम्प्यूट, इनको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये थे आज के लिए हमारे बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड। 1 से लेकर 10 तक मैंने भाई यहाँ पर लिखे हुए हैं दोस्तों। जितने भी वर्ड हम लोग कर रहे हैं 8 से 10, इसके ऑप्शन सहित हम लोग कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट बैंकिंग का है या एसएससी का है तो वो इसके यूज़ पर ज़्यादा ध्यान दे। एनडीए वगैरह में या डिफेंस के एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमको ऑप्शन सीधे मिल जाते हैं, हम टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो स्पेशली एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो इनका यूज़ आपको ध्यान देने की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है। एसएससी के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये भरने के लिए आएंगे ना कॉन्स्पिक्यूअस या इनके जैसे वर्ड, तब हमको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड पॉजिटिव सेंस में, कौन सा नेगेटिव सेंस में, और कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है। तो ठीक है, 1 से लेकर दोस्तों इन 10 तक के वर्ड्स को नोट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बहुत जल्द हम लोग इसका प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे, डालेंगे इस पर एक वीडियो, और तब तक आप ये वीडियोस देखते रहिए और मेहनत करिए। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, थोड़ी सी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और उसको शेयर ज़रूर कर देना उन बच्चों के साथ में जो पढ़ाई को लेकर बहुत पैशनेट हैं और मन से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के टर्न पे एक नए सेशन के साथ में। तब तक ये सारे वर्ड आप प्लीज़ तैयार ज़रूर कर लीजिएगा, और पुराने वीडियोज़ जिन्होंने मेरे नहीं देखे हुए हैं वो कैब वाले, प्लीज़ ज़रूर देखिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल टर्न पे, तब तक के लिए धन्यवाद।